सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। 5 महीने बाद रात के लगभग 11 बज रहे थे। एक लड़की जो ज़मीन से लगकर बैठी हुई थी, पर उसका सिर उसके बिस्तर पे था। उसके चेहरे पे चांद की रोशनी थोड़ी थोड़ी सी पड़ रही थी, जिससे उसका फेस उस लॉकअप में भी दिख रहा था। इधर जो वो लड़की होती है, वो और कोई नहीं, हमारी अवनी थी। इधर जो अवनी थी, उसके चेहरे पे आज एक बेचैनी, एक ऐसा था कि उसका ऐसा लग रहा था कि आज सब्र टूट रहा है। वो इस कैद में ही रहना ही नहीं चाहती। इधर वो इस बेसब्री से देखती है सिया की तरफ और खड़ी होती है और जाती है उसी तस्वीर की तरफ जो उसने दीवार पे कुरेद कुरेद कर बनाई हुई थी। उसी तस्वीर के सामने वो खड़ी होकर कहती है, तुम चिंता मत करो ना। मैं जैसे बचपन में तुम्हें हर बार सबसे पहले विश करती थी ना, इस बार ऐसा नहीं कर पाऊंगी, पर तुम चिंता मत करो सिया। मैं तुम्हें मिलने आऊंगी और इस बार हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूंगी। हमेशा के लिए। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैं जानती हूँ। जानती हूँ मैं तुम्हें। हम लोग बचपन के फ्रेंड्स थे। ऐसे तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। तुम भी तो मेरी केयर करती थी ना। हाँ, पर तुम चिंता मत करो। कल नहीं, मैं आ जाऊंगी। सारा इंतजाम हो गया है, बस थोड़ी देर और। तुम मेरा वेट करना चाहिए, मैं आऊंगी। इतना कहकर वो फिर से सिया के गालों को थोड़ा सा टच करती है और वो सामने पड़े पत्थर को उठाती है, जिससे वो अक्सर तस्वीरें बनाया करती है। इधर वो अपनी शर्ट को थोड़ा सा साइड करती है और जो उसने सिया का नाम अपने सीने पे लिखा हुआ था, उसी पत्थर से फिर से वो उसे दोहराने लगती है। उसके सीने से खून टपक रहा था, पर उसे ऐसा लग रहा था उसे कोई दर्द नहीं था। आंखों में आंसू ज़रूर थे, पर मुंह से एक सिसकी भी नहीं निकली थी। उसकी आधी से ज़्यादा शर्ट उस खून से लथपथ हो चुकी थी। उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, पर महसूस नहीं हो रहा था। इधर वो जब नाम लिख होती है सिया का अपने सीने पे, फिर से वो उस पत्थर को उसी खिड़की पे रख देती है। वो छोटी सी खिड़की पे वो पत्थर रख देती है। इधर जो अवनी होती वो आकर बैठ जाती है अपने बिस्तर पर। इधर जो लेडी पुलिस होती है वो एक आती है लेडी पुलिस, और वो लॉकअप का दरवाज़ा बहुत धीरे से खोलती है। ऐसा लग रहा था कि वो चोरी चुपके से आई हो। इधर वो आती है और खड़ी हो जाती है अम्मी के सामने और कहती है, बधाई हो, आज़ाद हो रही हो तुम। और जल्दी जल्दी उठो, और तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं। फ़्लाइट के टिकट, पासपोर्ट, सब सब रेडी है तुम्हारा। और जैसा मैम ने कहा है जस्ट वैसा ही करना। कोई भी रास्ते में आए ना, उसे मार देना। और यहाँ से संभल के जाना। मैं तुम्हें यहाँ जेल से बाहर निकाल दूँगी, पर मेन गेट से तुम्हें निकलना होगा। और वहाँ पे हमारे 2 कैदी इंतज़ार कर रहे हैं। जो पीछे वाला गेट नहीं है, उसी से तुम्हें जाना होगा। तो जो अवनी है वो सिर्फ देख रही थी उस पुलिस वाली की तरफ। वो ना ही हाँ में सिर हिलाती है और ना ही ना में। फिर जो वो पुलिस होती है वो कहती है, चलें, जब मेरी शक्ल ही देखोगी। इधर जो अवनी होती है वो अपने बिस्तर से खड़ी होती है। और जो पुलिस होती है वो जो शॉल लाई थी वो उड़ा देती है अवनी को। इधर जो अवनी और वो पुलिस होती है वो उस जेल से निकल जाते हैं। वो उस जेल वाले एरिया से निकल आते हैं। इधर वो बढ़ रहे थे पीछे वाले गेट की तरफ। इधर वो लेडी पुलिस कहती है, एक मिनट, मैं तुम्हारी मैम से बात करा देती हूँ, एक मिनट बात कर लो। और यहाँ पे जो 2 कैदी मिलेंगे वो कांस्टेबल को मार देंगे, और तुम्हें बदला निकालना हो तो उनसे निकाल लेना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें काफ़ी तंग किया था। ठीक है, उनसे बदला निकालना तो निकाल लेना। और बाहर एक काले सूट में तुम्हारा एक लड़का इंतज़ार कर रहा होगा। वो तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट देगा। ठीक है, बैग देगा और कपड़े भी देगा, क्योंकि तुम ऐसे कपड़ों में बाहर नहीं जा सकती, तो वो तुम्हें कपड़े भी देगा, तो तुम चेंज कर लेना। और याद रहे, अभी के से लिए सिर्फ तुम्हें चाकू दे रही हूँ यूज़ करने के लिए। और जैसे तुम मुंबई के एयरपोर्ट पर पहुँचोगी, थोड़ी दूरी पर तुम्हें एक रेड शर्ट पहने हुए एक लड़का खड़ा मिलेगा, जो तुम्हें वहाँ पे गन देगा। ठीक है, और अभी 2 घंटे बाद तुम्हारी फ़्लाइट है।
तो जो अवनी होती है वो सिर्फ अपना हाँ में सिर हिलाती है, तो जो वो पुलिस वाली होती है अब वो फ़ोन मिलाकर देती है अवनी को। फिर जो अवनी होती है वो उस फ़ोन को हाथ में पकड़ती है और फ़ोन स्पीकर पे था। फिर जो आरवी की मॉम होती है वो कहती है, तो आज़ाद हो गई हो ना तुम? ध्यान रहे, तुम्हारी बर्बादी के पीछे 4 लोगों का हाथ है, आरवी, काशवी, ज़ोया और तुम्हारी चहेती सिया। अगर देखा जाए तो अवनी तुम्हारी बर्बादी के पीछे मेन सिया है। अगर सिया भी इस बार रास्ते में आए ना तो उसे मार देना। और जैसे ही जानवी ने ये कहा था कि सिया को भी मार देना, जो अवनी है वो अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी को, वो फ़ोन को भी कस के पकड़ लेती और एक हाथ की मुट्ठी को टाइटली बंद कर लेती। तो उसकी आंखों में भी ऐसा लग रहा था कि खून उतर आया था। उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल हो चुकी थी। इधर उसका हाथ कांपने लगा था गुस्से से। इधर जो अवनी होती है बिना कुछ सोचे समझे सीधे फ़ोन ही काट देती है। इधर पुलिस वाली देखती है कि फ़ोन काट दिया। इधर अवनी कह इधर वो पुलिस वाली कहती है, तुमने मैम का फ़ोन काट दिया। ये मत बोलो कि तुम्हें उन्हें उनका एहसानमंद होना चाहिए, उन्होंने ही तुम्हें आज़ाद करवाया और तुम नमक हरामी कर रही हो। जैसा उन्होंने कहा कि कोई भी हो, अगर वो सिया जिसकी तस्वीर तुमने बना के रखी वो भी हो ना, तो उसको भी मार देना है। समझ रहे हो? मार देना है उसको। तो जैसे ही वो पुलिस वाली ये कहती है, जो अवनी होती है वो 2 सेकंड भी नहीं लगाती और वो फ़ोन को नीचे गिरा देती है और सीधे सीधे वो एक उसके मुंह पर हाथ रखती है और दूसरा उसके सिर पर और सीधे वो गर्दन ही मरोड़ देती है। इधर गर्दन टूटने की आवाज़ आई थी और वो पुलिस वाली वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। इधर अवनी बैठते हुए उसके पास कहती, क्या कहा तुमने? मेरी सिया को मैं मार दूँ? हाँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी जान चली जाए तो चली जाए, मैं सिया पे कभी हाथ भी नहीं उठाऊंगी। इतना कहकर वो उस जेलर के टाइटली बाल पकड़ती है और बहुत कस के पकड़ती है और उसको खींचते हुए थोड़ी दूरी तक ले जाती है और फिर उसकी गर्दन पे अपना पैर रखते हुए उसे उसकी गर्दन को मसलते हुए कहती है, मैंने तुम्हें इसीलिए मारा क्योंकि तुमने मेरी सिया का नाम अपने गंदे मुंह से लिया और उसने कहा कि उसको मार देना, इसीलिए मैंने तुम्हें मारा। मैं सिया को कभी नहीं मार सकती। इतना कहकर वो पूरी तरह से गर्दन ही तोड़ देती है उस लेडी कांस्टेबल की। इधर वो थोड़ा सा अपने चेहरे पे स्माइल आती है और कहती है, अब आज़ाद, अब मैं आज़ाद। इतना कहकर वो उसी गेट की तरफ जाने लगती है जो अब सिर्फ आखिरी पड़ाव बचा था जेल से बाहर निकलने के लिए। इधर वो उस जेल की तरफ बढ़ती है जहाँ पे 2 कैदी छुपे हुए थे। वो अवनी का ही इंतज़ार कर रहे थे। तो जैसे वो अवनी को आते हुए देखते हैं, जो दोनों कैदी होते हैं वो दोनों में जो कांस्टेबल खड़े होते हैं उनके पास जाते हैं और उनका मुंह पे सीधे हाथ रख लेते हैं। वो ना कांस्टेबल कुछ चिल्ला सकते थे और उनका डंडा भी हाथ से गिर गया था। इधर जो अवनी होती है वो दोनों कांस्टेबल के पास जाकर खड़ी होती है। इधर उसमें से एक कैदी कहता है, यही दोनों ना तुम्हें परेशान करते थे? हर बार तुम पे झूठा इल्ज़ाम लगाते थे ना कि ये तुमने किया। वो उस दूसरी वाली कैदी के सपोर्ट में रहते थे। अब तुम्हें जो कुछ करना है तुम उसके साथ कर लो। इतना कहकर वो एक चाकू पकड़ाते हैं अवनी की तरफ। इधर जो अवनी होती है वो तिरछे से थोड़ा मुस्कुराती है उन कांस्टेबल की तरफ देख कर और कहती है, उस दिन मैंने उस लड़की को नहीं मारा था ना, तुमने लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था मुझ पे कि मैंने ही मारा था। हाँ? तुमने मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। इतना कहकर वो जो कांस्टेबल था उसके पेट में 2-3 बार चाकू भुकोती है। इधर दूसरा कांस्टेबल जैसे ही ये मंजर देखता है उसकी तो रूह कांप जाती है। ना वो चिल्ला सकता था क्योंकि अवनी ने अवनी ने और उन कैदियों ने उसके मुंह पे हाथ रखा होता है कस के।
इधर जो अवनी होती है वो जाती है दूसरे कांस्टेबल के पास और उसके भी 2-3 बार चाकू पेट में घुसेड़ देती है। इधर दोनों कांस्टेबल के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। दोनों लोग मर जाते हैं और इधर वो कैदी भी छोड़ देते हैं उनको और वो दोनों लोग ज़मीन पे गिर जाते हैं। इधर कैदी कहते हैं दोनों, जाओ अब तुम्हारी आज़ादी का दरवाज़ा खुला है और मैम को थैंक्स कह देना, वरना हम ही लोग कैदी बनकर यहाँ आए थे। अब तुम आज़ाद हो तो हम लोग भी आज़ाद हो जाएंगे, जाओ। इतना कहकर वो दरवाज़ा खोल देते हैं, एक छोटा सा जो बड़े गेट में होता है छोटा सा दरवाज़ा, वो खोल देते हैं। जो अवनी है वो उस गेट से बाहर निकलते हुए थोड़ी दूरी पर चलते हुए जाती है और वो अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ फैलाती है और अंगड़ाई लेती है और कहती है, देखो सिया, तुम्हारे प्यार ने मुझे आज़ाद करवा दिया। तुम झूठ बोलती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और इस बार मैं तुम्हारे मुँह से सुनूंगी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं आ रही हूँ सिया तुमसे मिलने। इतना कहकर वो थोड़ा सा और आगे चलती है तो एक काले कपड़ों में, एक काला ब्लेज़र पहने हुए एक आदमी खड़ा हुआ था। इधर अवनी देखती है उसकी तरफ और जाती है उसके सामने। इधर वो आदमी कहता है, ये लीजिए, ये लीजिए आपके डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट और फ़्लाइट की टिकट, और इस बैग में आपके लिए कपड़े भी हैं और एक फ़ोन भी है आपके लिए अर्जेंट, उसमें न्यू सिम पड़ी है, वो है आपके लिए। इतना कहकर जो वो आदमी होता है वो बैग पकड़ा देता है अवनी को। इधर जो अवनी होती है उस बैग को पकड़ती है और देखती है उस आदमी की तरफ और कहती है, तुम जानवी ओबरॉय के आदमी हो ना? और जो आदमी होता है वो अपना हाँ में सिर हिलाता है, थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, आपको तो मैम का एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने आपको आज़ाद करवा दिया, और जैसा मैम ने कहा है ना आपको वैसा ही करना होगा, समझ रही हैं आप? जैसा मैम ने कहा था आपको सबको मारना होगा। उधर जो अवनी है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, थोड़ा सा वो मुस्कुराती है। जो उसने चाकू हाथ में पकड़ी होती है वो ज़रा सा भी देर नहीं लगाती और वो उसके लड़के की गर्दन को पकड़ती है और उसकी गर्दन पे 3-4 बार वार करती है। इधर वो आदमी भी तड़प-तड़प के ज़मीन पे मर रहा होता है। इधर अवनी थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, तुम जानवी ओबेरॉय के होगे कुत्ते, मैं नहीं हूँ। आज़ाद करवाया तो क्या हुआ, वैसे भी मेरी आज़ादी का समय आ गया था, ज़रिया कुछ भी हो, और मैं नहीं तुम्हारी जानवी ओबेरॉय को मानती हूँ। उन्होंने मेरी सिया को हर्ट करने को कहा ना, एक बार सिया को मेरे पास आने दो, उसके बाद तुम्हारी मैम को तो मैं मौत के घाट उतारूंगी। इतना कहकर अवनी वो खड़ी होती है और जाने लगती है कैब ढूंढने, शायद एयरपोर्ट जाना होगा उसे। इससे पहले वो एक कहीं पे जाती है जहाँ पे वो अपने कपड़े को बदलती है और वो कैदी वाले कपड़े वहीं पे फेंक के देती है और अब वो कैब में बैठती है और जा रही थी एयरपोर्ट की तरफ। दूसरी तरफ जो आरवी और जोया काशवी होते हैं, कमरे में काफ़ी अंधेरा होता है और ये पांचों बढ़ रहे थे उस बेड की तरफ जहाँ पे सिया लेटी हुई होती है। इधर जो जोया होती वो देखती घड़ी की तरफ और देखती काशवी की तरफ, कहती 12 बजने वाले हैं, 12 बजने वाले हैं। इधर जो काशवी होती जगा दो कि भाभी को, चुप चुप चुप। इधर ये पांचों लोग बढ़ रहे थे, दादी और नानी भी थी सरप्राइज देने के लिए। इधर जो ये पांचों लोग खड़े हो जाते हैं चारों तरफ बैठ के। इधर जैसे ही 12 बजते हैं जो काशवी होती है वो बॉम्ब, पेपर बॉम्ब होता है वो अचानक से फोड़ देती है और ये पांचों लोग चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड जैसे ही चिल्लाते हैं जो सिया पेपर बॉम्ब फूटने की आवाज़ से जग जाती है और वो डर जाती है थोड़ा सा। इधर आरवी दिखती है सिया की तरफ, कहती है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। डरो नहीं यार, वो हम लोगों ने सरप्राइज प्लान किया था। इधर जो जोया होती है वो लाती है केक और सिया के सामने रख देती है और कहती है
हैप्पी बर्थडे जेठानी जी, हैप्पी बर्थडे। और अब तो इधर देखती है काशवी की तरफ, इधर काशवी कहती अब तो क्या, उधर जो कहती कुछ नहीं, उधर काशवी कहती हैप्पी बर्थडे भाभी। और हाँ, मैंने आपको थोड़ा सा तंग किया था कि मुझे नहीं पता कि आपका हैप्पी बर्थडे है, किसी को नहीं बताने दिया कि आपका हैप्पी बर्थडे। मैंने सोचा कि शाम को 12 बजे सरप्राइज़ दूंगी, इसीलिए हम लोग आप लोगों को तुमको इग्नोर कर रहे थे सिया भाभी, आपको इग्नोर कर रहे थे हम लोग। जो सिया कहती पर इस तरह से डराने की क्या ज़रूरत थी, मैं अचानक से उठी थी। आज भी कहती है अब पहले केक कट कर लो, फिर बातें बात की कर लेना। फिर जो दादी और नानी होती हैं वो अब आती हैं सिया के हाथ पे रख सिया के सिर पे हाथ रखती हैं, कहती बेटे जन्म की दिन की बहुत सारी बधाइयाँ। इधर वो कैंडल लगाती हैं केक पे और कहती हैं कोई अच्छी सी विश मांगना। इधर जो आरती होती है उस कैंडल को जलाती है, इधर जो सिया होती है अपनी आँखों को बंद करती है और थोड़ी देर कुछ विश मांगती है और वो फिर उस कैंडल को बुझा देती है। इधर जैसे कैंडल बुझती है जो सारे लोग होते हैं वो क्लैपिंग करने लगते हैं। इधर जो काशवी होती है कहती क्या मांगा भाभी, क्या मांगा। इधर सिया कहती है वैसे विश तो बताते नहीं है पर मैंने वो विश नहीं बताऊंगी जो मैंने मांगी थी, दूसरा जो मन में मेरे ख्याल है ना वो बता दूँ कि हम और आरवी हमेशा हमेशा साथ हैं। जीने के बाद भी और मरने के बाद भी मैं चाहती हूँ कि हम लोग जिए भी साथ में और मरे भी साथ में। एंड जैसे ही ये वर्ड सिया के मुंह से दादी और नानी सुनती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिया पे चिल्लाने लगती हैं कि बेटा ऐसी बातें नहीं करते, वो भी आज के दिन। वो दोनों लोग सिया पे थोड़ा सा चिल्लाने लगते हैं। इधर उन्हें आरवी रोकती है कि दादी मेरी बीवी का बर्थडे है और आप लोग उस पर चिल्ला रहे हो, और उसके मुंह से ऐसी गलती से निकल गया, अब प्लीज़ चिल्लाओ मत। जो दादी कहती है बेटा ऐसे सरस्वती कभी विराजमान होती हैं और तुमको तो पता है ऐसी बातें करना अच्छी नहीं होती है। इधर आगे दादी कोई बात नहीं, हो गया अभी, और उसने दूसरी विश भी तो मांगी है, आप चिंता मत कीजिए। और सिया भी अब तुम अपना केक कट करो। इधर जो सिया होती है वो देखती है सबकी तरफ और कहती है सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। इतना कहकर वो अपने कान को पकड़ती है और फिर से अगेन सॉरी कहती है। इधर दादी कहती कोई बात नहीं पर बेटा ऐसी बातें दोबारा मत बोलना। इधर सिया कहती सॉरी दादी, अगली बार से ऐसी बातें कतई नहीं निकलेंगी। इधर जो दादी होती है उसे चाकू पकड़ाती है और कहती अब केक कट करो। इधर जो सिया होती है वो केक कट करती है, इधर वो दोनों हाथ में एक एक पीस पकड़ती है और पहले जोया और आरवी को खिलाती है और फिर जाती है दादी और नानी के पास उन्हें खिलाती है। जैसे काशवी ये देखती है वो अपना दूसरी साइड फेस करके खड़ी हो जाती है कि मुझे तो बात ही नहीं करनी। तो जो सिया होती है वो अब आती है काशवी के पास और कहती है देवर जी केक। इधर जो काशवी होती है वो राइट साइड अपना फेस कर लेती है कि नहीं खाना मुझे। इधर जो सिया होती है वो लेफ़्ट साइड आती है और वो सिया की आई मीन काशवी की तरफ हाथ बढ़ाती है कहती केक। तो काशवी कहती नहीं खाना मुझे, आप पहले जोया को खिला लो, अपने पति देव को खिला लो, अपनी नानी सास को खिला लो, दादी सास को खिला लो, अब मुझे क्यों खिलाओगी, मैं आपकी लगती क्या हूँ। इधर सिया कहती अरे तुम मेरे देवर लगते हो और देवर को लास्ट में खिलाओ या पहले तो कोई बात नहीं होती है। तो काशवी कहती होती है भाभी, देवर को बुरा लगता है। उधर जोया कहती ज़्यादा नौटंकी मत करो, चुपचाप जो केक मिल रहा है खा लो वरना सिया रहने दो, इसको रहने दो। जो काशवी होती कहती रुक जाओ भाभी पर एक शर्त पे मैं खाऊंगी केक। इधर सिया कहती कौन सी शर्त। उधर जो काशवी है उससे पहले कुछ कहती, जो दादी और नानी होती कहते बेटा हम चलते हैं, हम चलते हैं और बेटा कल होली है तो तुम लोग जल्दी से सो जाना, ज़्यादा देर बातें मत करना, जल्दी से सो जाना। और बेटा सिया कल अवनी के मम्मी पापा और तुम्हारे मम्मी पापा और जोया तुम्हारे मम्मी पापा भी आ रहे हैं तो सारी तैयारियां कर लेना। हाँ वो शाम तक आ रहे थे, कह रहे थे कि शाम तक आ पाएंगे क्योंकि घर में त्यौहार है और घर सोना नहीं छोड़ा जाता इसलिए वो शाम तक आ पाएंगे। इधर सिया अपने हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो दादी नानी होते हैं उस कमरे से चले जाते हैं। इधर जो सिया होती है वो कहती है क्या शर्त है आपकी देवर जी।
इधर काशवी कहती है रुक जाइए भाभी जी। इधर जो काशवी होती है वो सिया के पीछे खड़ी होती है और वो सिया को बैक हग करती है, उसके शोल्डर पे अपना सिर रखती है और अपने दोनों हाथ ले जाती है सिया के पेट की तरफ और उसके पेट पे रखती है और इधर कहती है अब खिलाओ भाभी जी, अब केक अब खिलाओ। इधर जो सिया होती है वो देखती है थोड़ा काशवी की तरफ, थोड़ा सा गर्दन को मोड़ कर और वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और अपने हाथ को ले जाती है पीछे शोल्डर की तरफ जिस पे काशवी ने सिर रखा होता है, उसे केक खिलाती है और कहती है तो ये शैतानी चल रही है आपके दिमाग में। काशवी कहती है भाभी भाभी हो थोड़ा तो बनता है, वैसे भी भाभी देवर का रिश्ता बहुत अलग होता है। जोया देखती है काशवी की तरफ, कहती हो गया अब छोड़ो उसको, चिपकी पड़ी हो, छोड़ उसको। तो काशवी अलग होती है और सियासा कहती ज़्यादा नहीं, कोई लड़का नहीं है या मैं लड़का नहीं हूँ जो भाभी को चिपट रही हो तो तुम्हें बुरा लग रहा है। और तुम भी तो भाभी के पीछे पीछे घुमा करती हो, जब देखो हाथ पकड़ती हूँ। मैंने कभी कहा, मैंने कभी इस रिश्ते को गलत नाम दिया? तुम मेरे रिश्ते को कैसे गलत नाम दे सकती हो? मैंने बस इतना कहा था कि दूर हटो, ये तुम ओवर थिंकिंग करके कहाँ ले जा रही हो? आशु कहती बस मुझे बात ही नहीं करनी, इतनी सारी लड़कियों को छोड़ा है मैंने सिर्फ तुम्हें अपनाने के लिए। उधर जोया कहती ओ नौटंकी, मुंह बंद कर अपना और चल। जो जोया होती है काशवी का हाथ पकड़ती है और वो ले जाती है सीधे काशवी को अपने कमरे की तरफ। इधर जो आरवी होती है वो आती है सिया के पास और कहती है हैप्पी बर्थडे अगेन मेरी जान, हैप्पी बर्थडे। इधर जो सिया होती है वो आरवी को थोड़ा सा गले लगाती है और कहती है मैं बहुत लकी हूँ सच में आरवी कि तुम मुझे मिली हो, बहुत ज़्यादा लकी। और उससे भी लकी ये बच्चा है जिसे हम जैसी फैमिली मिली है, काशवी जैसे चाचू मिले हैं और जोया जैसी चाची और एक छोटू से पिट्ठू से डरपोक उसके पापा और उसकी प्यारी सी माँ और दो नानी और दादी मिले। उधर आरवी कहती है और भी कोई खानदान में बचा है? तुमसे अपने मम्मी पापा को तो भूल ही गई। सिया कहती है अपने मम्मी पापा का मतलब क्या है? हमारे मम्मी पापा हमारे हैं वो। उधर आरवी कहती है ओ हाँ, सास ससुर जी और भाई सासू माँ वो मेरी मम्मी पापा हुए, हाँ सॉरी सॉरी। इतना का जो आरवी होती है वो खुद से सिया को थोड़ा अलग करती है और कहती है अब आराम कर लो, बहुत टाइम हो गया है, ठीक है अब आराम कर लो वरना, और कल सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी तो चलना है। इधर सिया कहती है प्लीज़ अब मॉर्निंग वॉक नहीं, कल तो होली है ना, और प्लीज़ कल मॉर्निंग वॉक नहीं, प्लीज़ 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 प्लीज़। इधर आरवी कहती ओके ठीक है कल मॉर्निंग वॉक नहीं, अब आराम कर लो चलकर। इधर जो आरवी होती है वो धीरे से केक को हटाती है और वो सिया को वहीं पे लिटाती है और खुद भी लेटती है। इधर जो आरवी होती है वो सिया के पेट पे अपना फेस ले जाती है और वो कुछ सुन रही होती है, कुछ फील कर रही होती है। इधर सिया कहती है हर रात की तरह तुम फिर से ये करने बैठ गई, अभी नहीं करेगा केक आरवी बच्चा, वो 6 मंथ के बाद करता है केक। आरवी कहती है मैं फील कर रही थी कि बच्चा कैसे किक करता है। सिया कहती बता तो रही हूँ 6 मंथ के बाद करेगा, तुम हर रात यही करती हो। उधर जो आरवी होती है वो थोड़ा सा हटाती है फेस और आती है सिया के साइड और उसे अपनी आर्म्स पे लिटाती है और उसे फोरहेड पे किस करती है और कहती है बहुत अच्छे से जानती हूँ पर हमारा बेबी जल्दी आएगा सिया, हमारा बेबी जल्द आएगा और हम अपनी बेबी को ना सब अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। जैसे है कि रात को तो तुम रोमांटिक नॉवल पढ़ाती हो, वो भी हार्ड रोमांस वाली, और कह रही हो तुम उसे अच्छा इंसान बनाओगी। आरवी कहती है वो देखो एक बात है सिया, हर माँ बाप चाहता है कि उससे उसका बच्चा आगे निकले, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मुझसे आगे निकले, वो हर चीज़ में आगे निकलेगी। इसलिए मैं सबसे पहले उसे रोमांस करना सिखाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे या काशवी से ज़्यादा आगे जाए। इसलिए काशवी भी तो देखो अपने बच्चों को कितनी अच्छी अच्छी हार्ड रोमांस वाली बुक पढ़ाती है, वो चाहती है कि उसकी औलाद उससे भी ज़्यादा आगे हो।
इसीलिए, और इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता। हर माँ बाप सोचते हैं तो मैं भी सोचती हूँ कि रोमांस की फील्ड में मेरी बच्ची काफ़ी ज़्यादा आगे जाए, और ये सोचना गलत तो नहीं है। तो सिया थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, बिल्कुल गलत नहीं है मेरे होने वाले बच्चे के पापा। अच्छा, अगर हम अपने बच्चे का नाम रखेंगे तो तब मैं तुम्हें आरवी कहना छोड़ दूँगी। जैसे हर माँ बाप कहते हैं, जैसे हम, जैसे परी थी ना, परी, अगर मैं तुम्हें बुलाऊँगी तो ऐसे बुलाऊँगी, परी के पापा। अगर आरवी कहती ओ तो मैं तुम्हें ऐसे बुलाऊँगी कि परी की अम्मा। कैसा लगा? इधर सिया थोड़ा सा मारती है आरवी की चेस्ट पे और कहती, अम्मा ये बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया यार। तो सिया आरवी कहती, ओके परी की मम्मी बोलूँगी, ठीक है। उधर सिया होती है, वो अपना सिर थोड़ी आरवी की चेस्ट में लुकाती है, आई मीन छुपाती है। फिर जो आरवी होती है उसके सिर को धीरे से सहलाती है और थोड़ा सा ब्लैंकेट को ऊपर करती है, उसे हक करके लेट जाती है, हक करके लेट जाती है। इधर इधर जो काशवी और जोया होते हैं वो शाम को बेड पर भी लड़ ही रहे होते हैं। इधर जोया कहती है, मुझे आइसक्रीम खानी थी, हर बार की तरह तुम मुझसे छीन लेती हो, और तुमने विंडो के बाहर फेंक दिया आइसक्रीम, बड़ी मुश्किल से मैंने फ्रिज से निकाली थी। इधर काशवी कहती, ज़्यादा नहीं, मुंह बंद के चुपचाप सो जाओ, वरना अभी अभी एक थप्पड़ लगाऊंगी। तो जोया थोड़ा गुस्से में देखती है काशवी की तरफ, उसके कॉलर पकड़ते हुए कहती है, क्या बोला तुमने? एक थप्पड़? देख रहे हो बच्चे, 5 महीने से तुम्हारी वजह से जो अत्याचार हो रहा है मुझ पे, इसने कुछ नहीं खाने दिया, हर बार रूखा सूखा खिला देती है। देख रहे हो बच्चे तुम्हारे पापा कितने नकचढ़े मगरमच्छ नासमझ बुद्धू गधे हैं। इधर वो अपने पेट पे हाथ थोड़ा सहलाते हुए कह रही थी। इधर जो काशवी है वो उस बच्चे के ऊपर पेट पे हाथ रखती है और कहती है, देखो बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मम्मी बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। जब देखो किचन में कुछ ना कुछ मगरमच्छ की तरह ढूंढती रहती है, कभी आइसक्रीम, कभी चॉकलेट, कभी रसगुल्ले, कभी कुछ कभी कुछ। उस दिन देखे थे 7 अचार खाए थे इसने, अभी तुमको कुछ हो जाता तो। देखो बच्चे, मुझे तुम्हारी केयर है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें नहीं चाहती, तुम्हारा पापा तुम्हें बहुत चाहती है। हम्म, तो तुम चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। इतना कहकर जो काशवी होती है वो और अच्छे से उसको थोड़ा सा रब करती है पेट को। इधर वो देखती है जोया की तरफ, चुपचाप लेट जाओ, मेरा बच्चा कह रहा है कि मुझे सोना है। इधर जोया कहती है, क्या? मेरा बच्चा? हमारा बच्चा काशवी, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा है ये, समझ रही हो? अगर तुमने अपना ओम दिया तो मैंने भी इसे 9 महीने अपनी कोख में पाला है, और मेरा हक इस पर ज़्यादा होगा, समझ रही हो? अब ना मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। 5 महीने से रोमांटिक नोवेल पढ़ा पढ़ा के ऊपर से कुछ भी कहते तो करती भी नहीं हूँ। फिर काशवी कहती, जान अभी नहीं, एक बार डिलीवरी हो जाए तो फिर आराम से खेलेंगे, ठीक है, आराम से क्रिकेट खेलेंगे। अभी थोड़ा सा दूर कर लेटा करो, अगर बाई चांस मेरा हाथ टाइटली रख दिया मैंने तुम पे तो मेरा बेबी दब जाए, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा दूर दूर होके लेटा, मैं हाथ रख दूंगी तुम पे, तुम चिंता मत करो। मैं कभी भी दूसरी लड़की की तरफ नहीं देखूंगी। तुम 10 बच्चे भी कर लोगी ना, मुझे 10 साल तक वेट करना पड़े, मैं तब भी तुम्हारा वेट कर लूँगी, तुम चिंता मत करो। उधर जोया कहती, तुमने जो सुबह सुबह उठा के मुझे मॉर्निंग वॉक कराया है, जो इन 5 महीनों में मेरा जीना हराम किया काशवी का, मुझे बात नहीं करनी। तुमने मेरी आइसक्रीम फेंक दी, अब बात नहीं करनी मुझे। इतना ये जो जोया होती है वो दूसरी तरफ फेस करके लेट जाती है, जो काशवी होती है उसी के पास लेटती है और थोड़ा सा ही हाथ रखती है वो जोया पे। ये नहीं कि पूरा का पूरा, बस अपनी पाम रखती है शोल्डर पे और कहती है, सो जाओ मेरी बच्चे की मम्मी, मेरी प्यारी बच्चे की मम्मी, सो जाओ। तो जो जोया होती है उसका हाथ हटा देती है। तो काशवी कहती है, लगता है बच्चे तुम्हारी मम्मी ज़्यादा नाराज़ है। पर वो इस बार हाथ नहीं रखती और सीधे वो दूसरी तरफ फेस कर लेती है, पर बार बार वो जोया को मुड़कर देख रही थी। तो जोया सोचती है कि एक बार हथेली ही रख दी मेरे ऊपर, वो जो काशवी होती है वो नहीं रखती है। इधर इन दोनों को भी ऐसे ही लड़ते झगड़ते नींद आ चुकी थी। इधर दूसरी तरफ जो अवनी है वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी थी। एयरपोर्ट पे वो पहुंच चुकी थी, वो अपनी चेकिंग वगैरह सब करवाती है और वो फ़्लाइट में बैठ जाती है। उसके चेहरे पे एक अलग स्माइल थी, वो शायद डेविल वाली थी या एक खुशी वाली, उसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल था।
आज वो खुश तो इतनी थी, उसकी आँखों से आँसू निकल रहे थे। खुशी के आँसू थे आज उसके। इधर वो अपने आँसू को थोड़ा पोंछते हुए कहती है, मैं आ रही हूँ सिया, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है तुम्हें, और मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और इस बार मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूँगी, कभी भी नहीं। इतना कहकर वो अपनी आँखें बंद कर लेती है और सीट की टेक में ही बैठ जाती है। इधर टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, आते हैं मॉर्निंग के सीन पे। इधर जो अवनी होती है उसकी फ़्लाइट भी लैंड कर चुकी थी मुंबई में। इधर उसको उस आदमी से गन भी मिल चुकी थी, पर अवनी उस आदमी को भी नहीं छोड़ती है। उस आदमी को वो मार देती है। उस आदमी को भी उसने मार दिया था। इधर वो ओबेरॉय मैनसन की तरफ एक टैक्सी में बैठकर निकल जाती है, क्योंकि उस बैग में पैसे भी थे। आरवी के मॉम ने उसे पैसे, फ़ोन सब रख दिया था। अब उसके पास एक गन भी थी अवनी के पास। इधर जो अवनी होती है वो ओबेरॉय मैनसन की तरफ जाती है, पर उससे पहले वो उसी ओबेरॉय मैनसन के रास्ते में ही एक छोटा सा होटल था, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, सिर्फ छोटा सा था। वो उसी के बाहर उतरती है और वहाँ पे एक रूम बुक करती है। ज़्यादा उस होटल में बुकिंग होती नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत कम बुकिंग होती है। इसलिए जो अवनी होती है उसको आईडी प्रूफ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और वो सीधे एक रूम बुक करती है और उसमें से जो कपड़े थे उसके बैग में वो पहनती है। वो पहनती है एक वाइट शर्ट और एक जीन्स, खुले बाल करती है, और फिर वो टैक्सी लेकर निकल जाती है ओबेरॉय मैनसन की तरफ। वो गन वगैरह कुछ नहीं ले जाती है, कुछ नहीं ले जाती वो। फिर वो ओबेरॉय मैंशन की तरफ निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ जो सिया और जोया, काशवी और आरवी भी तैयार हो चुके थे। गार्डन में बहुत अच्छी होली की डेकोरेशन हो चुकी थी। जगह जगह पे बच्चे, बूढ़े और कुछ बिजनेस पार्टनर्स और आस पड़ोस के लोग भी इनके यहाँ होली खेलने आए थे, क्योंकि इन्होंने सबको इनविटेशन कार्ड दिया था। पूरी बहुत अच्छे से अरेंजमेंट की थी। जगह जगह पे कलर के भंडार ऐसे लगे हुए थे। थाली में कलर, एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी था जिसमें पूरे कलर के बलून और पूरा कलर मिक्स था। इधर ये लोग चारों लोग निकलते हैं बाहर। इधर जो सिया ने और जोया ने होते वाइट कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। प्रेगनेंसी में वैसे भी चेहरे पे एक अलग अलग सा नूर होता है, और इन दोनों के चेहरे पे अलग सा नूर था। इधर काशवी और आरवी ने तो वाइट कलर के कुर्ते पहन रखे थे। वो लोग भी बहुत अलग ही वाइब दे रहे थे इस पार्टी में। इधर जो नानी और दादी होते हैं वो कुछ गेस्ट को और आस पड़ोसियों को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। इधर जो जोया, सिया और काशवी होते हैं, आरवी होते हैं, वो बैठते हैं जाकर एक बेंच पे। इधर जोया कहती है, तो इतना ये जो ज़ोया होती है वो थोड़ा-सा उठती है और जाती है। इधर जैसे ही ज़ोया को जाते हुए काशवी देखती है और कहती है, कहाँ कहाँ जा रही हो यार? अभी किसी बच्चे ने टक्कर मार दी तो गिर पड़ी तो? इधर जो ज़ोया है वो कुछ सुनती नहीं है और वो जाती है और थोड़ा-सा हाथ में कलर लेती है और वो हाथों को पीछे छुपाते हुए आती है। इधर वो काशवी के पास खड़ी होती है, आकर देख काशवी चिल्ला रही थी ज़ोया को। कहती समझ में नहीं आता, अभी अभी देखो कितने लोग खेल रहे हैं, अभी कलर या पिचकारी या बलून ही किसी ने मार दिया होता तो? वो जो है वो थोड़ा-सा मुस्कुराती है और पीछे से अपने हाथ हिलाती है और सीधे काशवी का पूरा मुँह पोत देती है उस कलर से और कहती है हैप्पी होली काशवी, मेरे बच्चे के होने वाले पापा हैप्पी होली। इधर जो काशवी वो देखती है ज़ोया की तरफ, वो कहती अब नहीं बचोगी तुम, अब नहीं बचोगी। और ज़ोया लिसन, भागना नहीं, मैं तुम्हारे पीछे से चलते हुए आऊँगी, तुम भी चलते हुए आगे जाना, ओके। ज़ोया कहती है ठीक है तुम पकड़ के दिखाओ। इतना तो जो ज़ोया होती है वहाँ से भाग जाती है।
भाग जाती है वो। इधर जो काशी है वो कहती है, ज़ोया धीरे, मैं तुम देखो चल रही हूँ ना पीछे तुम्हारे। इधर ज़ोया कहती है अच्छा ठीक है मैं धीरे से चल रही हूँ। फिर जो काशी होती है वो भी उसी के पीछे चली जाती है। इधर दूसरी तरफ जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ। इधर सिया देखती है आरवी की तरफ और कहती क्या। आरवी कहती कुछ नहीं, वो बस सिया कहती कलर कलर लगाने की सोचना भी बहुत। इधर आरवी कहती क्यों कलर नहीं लगवाना मुझसे। सिया कहती पहले अपने बच्चे की मम्मी को पकड़ के तो दिखाओ। इतना कहकर जो सिया होती है वो भागने लगती है, वो काफ़ी तेज़ भागती है। आई मीन तेज़ नहीं, वो जितना भाग सकती थी उतनी तेज़ वो भागती है। इधर जो आरवी है वो भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। इधर दूसरी तरफ जो अवनी है वो ओबेरॉय मैंसन के बाहर उसकी टैक्सी उतरती है और वो देखती है ओबेरॉय मैंसन की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे धूल आंधी का तूफान नहीं आता है, वैसे ओबेरॉय मैंसन में आज रंगों का तूफान आया हुआ था। हवा में कलर तो इस तरह से उड़ रहे थे कि ऐसा लग रहा था बहुत भयंकर रंगों का तूफान आया हो। इधर जो अवनी है वो ओबेरॉय मैंसन की मेन गेट पर अपने कदम रखती है तो देखती है कि गार्डन में बहुत सारे बच्चे बड़े बूढ़े सब कलर खेल रहे होते हैं। इधर जो जैसे अवनी अपने घर के उसके कदम रखती है और अपने कदम आगे बढ़ाती है, हवा की चलने की जो रफ्तार है वो और भी तेज़ हो जाती है। इधर अवनी की निगाहें सिर्फ सिया को ढूंढ रही थी। इधर जो अवनी है वो जानती थी कि कोई उसे पहचान लेगा, इसलिए जो अवनी होती है वो सामने आ रहे बच्चे से की प्लेट में से दोनों हाथ मुट्ठी भर कलर लेती है और अपने फेस को कलर पूरी तरह कर लेती है। इधर वो उसने अपना पूरा फेस कलर कर लिया था और वो अपने बालों को भी खोल लेती है और थोड़े से साइड में करती है बाल को, एक साइड लेफ्ट करती है एक दूसरी साइड राइट। इधर वो बढ़ने लगती है उसी पार्टी की तरफ। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हाँ, अभी भी मौत का खेल स्टार्ट नहीं हुआ है पर जल्द ही होगा। तो बस स्टोरी यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।